हेलो गाइस, आप देख रहे हैं लाइफ सेवर ट्यूटोरियोलॉजी। आज हम स्टार्ट करने वाले ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। वैसे तो ये हर बोर्ड के लिए है, लेकिन ख़ास तौर पे ये बनाया गया है क्लास 9 के लिए। ठीक है जी। अच्छा, इसमें हम देख रहे हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और ये यूनिट 13 है। अगर हम ज्योमेट्रिक क्लास को देखें तो इसमें हमारे पास लेंस की डेफिनेशन है, मिरर की डेफिनेशन है, रिफ्लेक्शन है, ये सारी चीज़ें। अब लेंस क्या होता है? लेंस एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है जो विच हैज़ रिफ्रैक्टिव सरफेसेस। ठीक है, जिसके पास क्या होती है? विच हैज़ रिफ्रैक्टिव सरफेसेस, दो रिफ्रैक्टिव सरफेसेस होती हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, देखिए वो क्या है? विच कन्वर्जेस एंड डाइवर्जेस, विच कन्वर्जेस और डाइवर्जेस द बीम ऑफ लाइट। ठीक है, हमने क्या बोला कि भाई लेंस क्या चीज़ है? लेंस कोई एक ऐसी चीज़ है जो क्या कर सकती हो, जो कि वो कर सकती हो, क्या नाम है, रिफ्रैक्ट कर सकती हो। ठीक है, कन्वर्ज कर सकती हो या डाइवर्ज कर सकती हो। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ जो कन्वर्ज कर सके या डाइवर्ज कर सके उसे हम लेंस कहेंगे। ठीक है जी। ट्रांसपेरेंट मीडियम भी है, ऐसी कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम जिसके पास दो रिफ्रैक्टिव सरफेसेस हो या। ठीक है, अगर हम आते हैं रिफ्लेक्शन पे, तो रिफ्लेक्शन क्या चीज़ होती है? रिफ्लेक्शन का मतलब होता है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम। इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। ठीक है, जैसे लाइट का टकरा कर वापस आना, जो कि मिरर में हम देख रहे होते हैं आमतौर पे। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बाय इब्न हैसम। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, दो लॉज है रिफ्लेक्शन के, क्या क्या है? द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल। देखिए, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वो क्या होगी? बराबर होगी, बराबर होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, इंसिडेंट रे सेकंड लॉ में कहते हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। अब वो रिफ्लेक्टेड रे हो, ठीक है, या इंसिडेंट रे हो, दोनों ही सेम प्लेन में होगी। रिफ्लेक्टेड रे हो, नॉर्मल हो, या इंसिडेंट रे हो, रिफ्लेक्टेड रे हो या नॉर्मल हो, सारी कहाँ पर होंगी? सेम प्लेन पे होंगी। अब हम आते हैं रिफ्रैक्शन की तरफ। रिफ्रैक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट खासा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें क्या है? द फेनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। ठीक है, और रिफ्रैक्शन क्या है? वो अमल जिसमें लाइट बेंड होती है। ठीक है, कब बेंड होगी? जब ये ट्रैवल करे, लाइट ट्रैवल करे एक मीडियम से दूसरी मीडियम की तरफ। ये जो लिखा हुआ है ना, रियरर टू डेंसर वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर कोई लाइट रे रियर से डेंसर मीडियम की तरफ जाएगी तो वो बेंड करेगी, नॉर्मल की तरफ घूमेगी। अब ये नॉर्मल क्या है? नॉर्मल का कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूं। नॉर्मल का कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, ये देखें। ठीक है जी, ये है रिफ्रैक्शन। अब इसमें क्या हो रहा है? इसमें जो है ना, ये लाइट की रे जा रही है, ठीक है, और ये बेंड हो जा रही है। ठीक है जी। अब ये है डेंसर टू रियरर, या हम रियरर से देखें तो रियरर से जाएगी अगर, तो वो क्या होगी? वो बेंड होगी। किस तरफ बेंड होगी? अगर हम रियर से डेंसर की जाएँ तो टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी। ठीक है, अगर हम रियर टू डेंसर जाएँ टूवर्ड्स नॉर्मल। नॉर्मल क्या होती है? सेंट्रल लाइन होती है, जिसे हम क्या करते हैं? लाइन ऑफ रेफरेंस कहते हैं। ठीक है, ये लाइन ऑफ रेफरेंस असल में क्या होती है? असल में इमेजनरी लाइन होती है, इसे हम नॉर्मल कहते हैं। ठीक है, ये जो सेंटर में जो लाइन है, ये लाइन ऑफ रेफरेंस, इसे हम नॉर्मल कहते हैं। ठीक है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, यहाँ पे नीचे से दिखाया हुआ है कि डेंसर से रियरर जा रही है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। ठीक है, नॉर्मल बता रहा था मैं अभी आपको। ठीक है, नॉर्मल समझ आ गया। अगर हम यहाँ पे देखें, ये पॉइंट देखें कि अगर डेंसर से रियरर में जाएंगे तो मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे हो जाएगी। ठीक है, ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लाइट बेंड करनी है आपने, ठीक है, तो रियरर से डेंसर की तरफ भेज रहे हैं तो बेंड होगी किस तरफ? टुवर्ड्स नॉर्मल। ठीक है, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाएगी, और वेलोसिटी और वेवलेंथ डिक्रीज होगी। ठीक है, और अगर डेंसर थ्रू रियरर जा रहे हैं तो वो अवे जाएगी नॉर्मल से, और ये चीज़ें बढ़ जाएंगी, वेलोसिटी और वेवलेंथ जो है वो बढ़ जाएंगी। अब रिफ्रैक्शन के भी लॉज हैं कुछ, वो हम देखते हैं। ठीक है, द रेशियो ऑफ रिफ्रैक्शन की लॉज क्या है? ठीक है, रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू अ कांस्टेंट कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये कह रहे हैं कि जो रेशो है ना, किस चीज़ का? एंगल ऑफ इंसिडेंस का, किसके साथ? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के साथ, वो हमेशा एक कांस्टेंट के बराबर आता है। ठीक है,
ये यहाँ पे मैथमेटिकली लिखा हुआ भी है, साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइड बाय साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी कि रेशियो ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू अ कांस्टेंट, इसे हम म्यू कहते हैं, ठीक है, जो कि स्मॉल एन के बराबर आता है, ठीक है। और ये जो म्यू या एन, ये जो भी कांस्टेंट है, इसका नाम होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है जी। हम आते हैं एब्सोलूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, जो कि हम लाइट के लिए करते हैं, वो क्या है, एन इज इक्वल टू सी अपॉन वी, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट एंड द जो कंपैरेटिव स्पीड होती है वो, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट जो कि सी होती है और कंपैरेटिव स्पीड, ठीक है जी, ये हो गई बात। अब हमारे पास क्या है, द इंसिडेंट रे, ठीक है, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल और लेंथ द सेम प्लेन, ठीक है। ये सेकंड लॉ में क्या बता रहे हैं कि रिफ्लेक्टेड रे हो या इंसिडेंट रे हो या नॉर्मल हो, ये सारे एक ही प्लेन पे रहेंगे। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, तो ये आपने सही से पढ़ना है, ठीक है। ये शायद एक उसमें नहीं आ रहा, तो मैं इसको थोड़ा सा रोटेट करता हूँ, इसको थोड़ा सा रोटेट कर देता हूँ एक फ्रेम में लाने के लिए। चलें जी, अब ये आपके लिए आसानी हो गई। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ये क्या चीज़ है, ओनली पॉसिबल, ये ओनली पॉसिबल है, ये उसी वक्त पॉसिबल है व्हेन लाइट फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, ठीक है, ये उसी वक्त पॉसिबल है जब लाइट कहाँ से आए, डेंसर से रेयरर मीडियम की तरफ जाए। और दूसरी पॉइंट क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। दो बातें आप सुन लें अभी, अगर आपको नहीं समझ आती तो कोई मसला नहीं है, अभी आप देख लेना है यहाँ पे। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होनी चाहिए, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए। अब आए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं कि नीचे जो ये सेंट्रल लाइन है, ठीक है, ठीक, सेंट्रल लाइन है, ये सेंट्रल लाइन है, ठीक है, इससे इससे नीचे जो है वो डेंसर मीडियम है, इससे ऊपर जो है वो रेयरर मीडियम है, ठीक है। ये वाली जो लाइन है वाई एक्सिस पे, जो सेंट्रल लाइन है, ये है नॉर्मल, ठीक है। अगर हम लाइट को यहाँ से पास करें, नीचे से गुजारें, तो रिफ्रैक्शन हो रही है, मीडियम चेंज हो रहा है, तो क्या होगी, रिफ्रैक्शन होगी, ठीक है। और रिफ्रैक्शन के लॉ में हम पढ़कर आ चुके हैं, और रिफ्रैक्शन में हमने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किया था कि अगर डेंसर टू रेयरर मूव करेगी लाइट, तो वो नॉर्मल से दूर चली जाएगी, ये नॉर्मल है, इससे दूर चली जाएगी, इससे दूर चली जाएगी। ये जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, इससे दूर आएगी। और अगर हम रेयरर टू डेंसर जाएं तो नॉर्मल के करीब आएगी, यानी कि यहाँ से वो करीब आती जाएगी, ठीक है, ऐसा होता है। तो डेंसर टू रेयरर हम देख रहे हैं क्योंकि हमने क्या देखना है, हमने दो इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के उसी वक्त पॉसिबल है जब लाइट कहाँ से मूव करे, डेंसर टू रेयरर मूव करे। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्रिटिकल एंगल वाला है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए। अगर लाइट यहाँ से पास हो रही है तो क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन होगी, सॉरी ये रिफ्रैक्शन होगी, और ये लाइट जो रिफ्रैक्टेड है ये बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमने क्या किया, इसके एंगल को बढ़ाया, ठीक है, इसके एंगल को बढ़ाने से क्या हुआ, इस ये रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ गई, ठीक है। इसको बढ़ाने से क्या हुआ, ये और ज़्यादा इस तरफ बैंड हो गई, और ये इतनी बैंड हो गई कि ये पैरेलल हो गई, परपेंडिकुलर हो गई नॉर्मल से, ठीक है। नॉर्मल से क्या हो गई, परपेंडिकुलर हो गई। यहाँ पे लिखा हुआ है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री तक इसने रिफ्रैक्शन दे दी। अब इसी एंगल को हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल कहते हैं, इसी एंगल को हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं, ठीक है जी। और सेकंड पॉइंट क्या था कि एंगल ऑफ इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो ग्रेटर होनी चाहिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से, ठीक है, क्रिटिकल एंगल से। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होनी चाहिए। क्रिटिकल एंगल क्या है, रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है जो कि 90 डिग्री होता है, ठीक है, 90 डिग्री अवे फ्रॉम द नॉर्मल होता है। अब ये देखें, ये है असल में टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब ये क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो कि इस तरफ, और ये 90 डिग्री से भी ज़्यादा जब रिफ्रैक्शन हो जाए तो इसे हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। तो देखिए ये असल में इसने मीडियम चेंज ही नहीं किया है, ये यहाँ से गया है और ये सरफेस से ही वापस आ गया, इसे हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। अब क्रिटिकल एंगल की थोड़ी सी डेफिनेशन लिखी हुई, क्रिटिकल एंगल क्या है, द इंसिडेंट एंगल एट विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90। इंसिडेंट एंगल, ठीक है, वो इंसिडेंट एंगल कोई सा भी हो जिस पे रिफ्रैक्टिव एंगल, रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाए, 90 हो जाए, इसे हम कहते हैं क्या, क्या कहते हैं भाई, क्रिटिकल एंगल कहते हैं, ठीक है।
अच्छा जी, हमारे पास लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस, ये बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे पास। ये बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज पढ़ने हैं, ठीक है जी। तो आए हम स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हमारे पास जितने भी, हम सारे स्टार्ट करते हैं। लेंस कॉन्वेक्स यानी कि कन्वर्जिंग लेंस। कॉन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं, मिरर के लिए उल्टा होता है। जो कॉनकेव लेंस होती है, कॉनकेव मिरर होता है, उसकी प्रॉपर्टी कॉन्वेक्स लेंस से मिलती है। यानी कि हम कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं और कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं, ठीक है। अब ये कन्वर्जिंग लेंस किस तरह की होती है? लेंस विथ थिन एजेस एंड थिक एट द सेंटर। वो सेंटर से थिक होगी, ठीक है, सेंटर से थिक होगी और एजेस से कैसी होगी? थिन होगी, ठीक है। इट कन्वर्जेस द लाइट एट वन पॉइंट, ठीक है। ये क्या करेगी? लाइट को कन्वर्ज करेगी, इसी वजह से हम कैसे कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। कन्वर्जिंग पॉइंट इज कॉल्ड फोकल पॉइंट और प्रिंसिपल फोकस। कन्वर्जिंग पॉइंट क्या होगी? फोकल पॉइंट होगी या प्रिंसिपल फोकस होगा, ठीक है। ये सारी बातें हम कन्वर्जिंग लेंस के साथ भी करते हैं और कन्वर्जिंग मिरर के साथ भी करते हैं, यानी कॉन्वेक्स लेंस के साथ और कॉनकेव मिरर के साथ भी, क्योंकि सेम चीज़ होती है। और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि यहाँ पे, डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर टू प्रिंसिपल फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। ये तो आपको पता होगी। ऑप्टिकल सेंटर से जो कहाँ तक का फासला होता है, कहाँ तक का फासला होता है? प्रिंसिपल फोकस तक का, इसे हम कहते हैं फोकल लेंथ। अच्छा, सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ विच लेंस इज अ पार्ट ऑफ, इसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। यानी वो स्फीयर जिससे हमने लेंस बनाया है, ठीक है, उस स्फीयर का सेंटर सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है, ठीक है जी। आपको याद हो अगर, तो मैं आपको मिरर इक्वेशन दिखा देता हूँ, सॉरी मिरर फॉर्मूला रे डायग्राम दिखा देता हूँ, तो उससे आपको शायद अंदाज़ा हो। दिख रहा है आपको ये रे डायग्राम दिख रही है? तो रे डायग्राम में ये आपके पास एफ है, सारी चीज़ें गिवन है, ठीक है। एक सिंपल वाला दिखा दें तो आपको शायद ज़्यादा अंदाज़ा हो। सिंपल वाला मैंने नहीं बनाया हुआ, चले मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, ठीक है जी। यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं, किस चीज़ को क्या बोलते हैं। ये है प्रिंसिपल एक्सेस, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सेस पे अगर हम लेंस या मिरर कुछ भी ड्रॉ करें तो थोड़ी टेढ़ी लाइन बन गई है, ठीक है। तो ये जो सेंटर है ये ऑप्टिकल सेंटर है। ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है? लेंस का सेंटर होता है, ठीक है। और अगर इसे हम पोल भी कहते हैं, ठीक है, पोल भी कहते हैं, मिरर के केस में हम इसे पोल भी कहते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमारे पास होता है, एक होता है फोकल पॉइंट जिसे हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। प्रिंसिपल फोकस क्या है? यहाँ से यहाँ तक का फासला, ठीक है। प्रिंसिपल फोकस क्या है? यहाँ से यहाँ तक का फासला, पोल से लेकर फोकल पॉइंट तक का फासला, या फिर हम ऐसे कहें कि जहाँ पर सारी लाइट क्या होती है? कन्वर्ज हो जाती है, उसे हम फोकल पॉइंट कहते हैं, ठीक है जी। अच्छा, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी आपने पढ़ दिया। अब हम आगे जाते हैं। अब इसमें हमें और क्या देखने को मिलती है चीज़ें? इसमें हमें लेंस आई के बारे में अगर पता करना है तो आई की जो लेंस होती है वो कॉन्वेक्स लेंस होती है और उसमें जो मेगापिक्सल है, जैसे कैमरे में हम मेगापिक्सल देखते हैं, वो 576 मेगापिक्सल होते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ होता है। फोकल लेंथ को डबल कर दो, वो ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ आ जाएगा, ठीक है। कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाएगा। कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म ऑल इमेजेस रियल एंड इन्वर्टेड। कॉन्वेक्स लेंस हर इमेज रियल एंड इन्वर्टेड बनाता है, लेकिन एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट व्हेन इट इज़ यूज्ड एज मैग्नीफाइंग ग्लास। सिर्फ एक एक्सेप्शन है, जब ये मैग्नीफाइंग ग्लास के तौर पर बिहेव करे, ठीक है। और वो कब होता है? जब ऑब्जेक्ट प्लेस कर दें हम बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, वो हम ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के दरमियान पे प्लेस कर दें। यानी कि अगर हम कोई इमेज यहाँ कोई ऑब्जेक्ट यहाँ प्लेस कर दें, इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान पे प्लेस कर दें, यानी कि जैसे यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट प्लेस कर दें, तो फिर ये मैग्नीफाइंग ग्लास के तौर पर बिहेव करेगा कॉन्वेक्स लेंस। और इस वक्त इसकी ये कौन सी इमेज देगा? वर्चुअल और इरेक्ट इमेज देगा। वर्चुअल इमेजेस के लिए हम कॉनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, ठीक है। कॉनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, जबकि जो कॉन्वेक्स लेंस है वो रियल एंड इन्वर्टेड इमेजेस देते हैं, ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेजेस देते हैं।
पर इसमें एक एक्सेप्शन है, वो आपने पढ़ लिया, ठीक है जी। अब पावर ऑफ लेंस क्या होता है? रेसिप्रोकल फोकल लेंथ इन मीटर। अगर आपने फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल लिया है मीटर के अंदर तो उसे हम कहेंगे पावर, या फिर इसे हम दूसरी तरीके से कैसे डिफाइन करेंगे? द एबिलिटी ऑफ अ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द बीम ऑफ लाइट। हम ये देख रहे हैं एबिलिटी कितनी है एक लेंस में किसी भी रे को कन्वर्ज करने की या डाइवर्ज करने की। तो इसका मैथमेटिकल फार्मूला, मैथमेटिकल प्रेजेंटेशन कैसे होगी? P इक्वल्स टू 1/f इन मीटर, रेसिप्रोकल है मीटर में लिख दिया हमने, ठीक है। बाकी हमारे पास ये कन्वर्जेंस दी हुई है, ठीक है। अच्छा, इसकी जो यूनिट होती है वो हमारे पास मीटर इनवर्स या फिर डायोप्टर। मीटर इनवर्स और डायोप्टर दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। यानी कि 1 मीटर इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 डायोप्टर। मीटर इनवर्स क्यों? फोकल लेंथ इन मीटर, ठीक है जी। अच्छा, ये यहाँ पे कन्वर्जन दी हुई है कि अगर आपने मीटर में नहीं डाला है, अगर आपने फोकल लेंथ को सेंटीमीटर में रखा हुआ है तो आप ऊपर क्या रखेंगे? 100 रखेंगे, ठीक है। इसी तरह मिलीमीटर के लिए आप ऊपर 1000 रखेंगे। ये कहानी बता रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा, फोकल पॉइंट जिसे हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं वो क्या है? अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल द पैरेलल बीम ऑफ लाइट अपीयर्स टू डाइवर्ज, ठीक है। ये वही कहानी है। अच्छा, लेंस फार्मूला क्या होता है? 1/f इक्वल्स टू 1/p प्लस 1/q। उसके बाद ये जो f होता है इसमें ये फोकल लेंथ को कहते हैं, और जो p है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, q जो होता है वो इमेज डिस्टेंस होता है, ठीक है। ये हम करेंगे इंशाल्लाह मिरर इक्वेशन करेंगे या फिर लेंस फार्मूला करेंगे, तो उसमें हम डिटेल से पढ़ेंगे, बहुत मज़ा आने वाला है, सुकून से पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा जी, ये बहुत सारे बच्चों को पता भी होगी चीज़ वैसे। अच्छा, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में आते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में क्या है? व्हेन टू लेंसेज आर इन कॉन्टैक्ट इन सच अ वे दैट देयर सेपरेशन इज नेग्लिजिबल लेस देन देयर फोकल लेंथ, ठीक है। यानी कि दो लेंसेज को आपने इतनी करीब रख दिया कि उनका जो फोकल लेंथ है वो नेग्लिजिबल है, उनकी जो सेपरेशन है वो नेग्लिजिबल है। नेग्लिजिबल हम किसे कहेंगे? कि फोकल लेंथ एक लेंस की जितनी भी होती है उससे कम होनी चाहिए, ठीक है। दो लेंस इतनी करीब रख दिए कि उसकी फोकल लेंथ से उन दोनों की फोकल लेंथ के अंदर ही दोनों को रख दिया है, तो फिर वो लेंस क्या कहलाएगी? कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस कहलाएगी। अब इसमें पावर को क्या करते हैं? कंबाइन करते हैं। पावर कैसे निकालेंगे? कंबाइन करके जो फर्स्ट लेंस है जो सेकंड लेंस है दोनों के पावर को ऐड कर देंगे। P इक्वल्स टू P1 प्लस P2, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी निकालनी हो तो 1/f इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2। फिर उसके बाद सेकंड ये वाली जो है सेकंड एक्सप्रेशन, ये क्या किया गया है? इसका एलसीएम ले लिया गया है, ठीक है। अब ये जो एलसीएम लिया गया है इससे हम कुछ भी निकाल सकते हैं, यानी कि F1 भी निकाल सकते हैं, F2 भी निकाल सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, और ये नीचे जो दिया गया है ये सेंटीमीटर के केसेस में, अगर सेंटीमीटर के केस में आए, ये बेटा न्यूमेरिकल्स में बहुत दफ़ा यूज़ होंगे, फ्रीक्वेंटली यूज़ होंगे, तो इसीलिए मैंने सारा कुछ यकजा कर दिया है, एक जगह कर दिया है, ठीक है। अगर सेंटीमीटर में आपको वैल्यूज़ गिवन है तो आप क्या करेंगे? सब ये वैल्यू लिखने के बाद, ये फॉर्मूला लिखने के बाद 100 से मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है जी। ये करना है, ठीक है। आगे हम आते हैं, तो हमारे पास है लीनियर मैग्नीफिकेशन। उसमें क्या बताते हैं कि लीनियर मैग्नीफिकेशन क्या है? रेशो है किस चीज़ का? इमेज डिस्टेंस टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का, ठीक है। इमेज डिस्टेंस टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का, जैसे आपको मैथमेटिकल फॉर्म में दिख भी रहा होगा कि लीनियर मैग्नीफिकेशन क्या है, ठीक है। ये है Q/P, इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। सॉरी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अपॉन इमेज डिस्टेंस। और क्या है? हाइट ऑफ इमेज, रेशियो किस चीज़ का? हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज हाइट डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये है, ठीक है। अच्छा जी, जब हम इसे इस तरह से करते हैं, ठीक है, जब हम इसे इस तरह से खोलते हैं, ड्राइव करते हैं, तो हमारे पास ये सारे इक्वेशंस बनकर आते हैं, ठीक है। ये दो इक्वेशंस दिए गए हैं, डेरिवेशन के बाद आए हैं, ठीक है। अच्छा, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन क्या होता है? ये देखें तो ज़रा, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन क्या होता है? इसमें हम देखते हैं द मिनिमम डिस्टेंस टू सी एन ऑब्जेक्ट क्लियरली, ठीक है। मिनिमम डिस्टेंस, ये जो बात लिखी हुई है ना, ये जो हेडिंग लगी हुई है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, इसका मतलब ही यही है जो यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है। डिस्टिंक्ट मतलब वाज़े, डिस्टेंस मतलब फासला, लीस्ट मतलब मिनिमम डिस्टेंस टू सी एन ऑब्जेक्ट क्लियरली, किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लियरली देखने के लिए जो मिनिमम फासला होता है वो कितना होता है? वो होता है D इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। वो कितना होता है? 25 सेंटीमीटर का होता है, यानी कि 0.25 मीटर, यानी कि 250 मिलीमीटर। अच्छा, विजुअल एंगल क्या है? अपेरेंट साइज ऑफ ऑब्जेक्ट
डिपेंड अपॉन एंगल, ठीक है, सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट आई विच इज कॉल्ड विजुअल एंगल। विजुअल एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, अपेरेंट साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट के, ठीक है। विजुअल एंगल का मतलब हम देख कैसे रहे हैं। अपेरेंट साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट डिपेंड अपॉन द एंगल सबटेंडेड बाय द, कैसे एंगल कैसे लिया गया है इस पर डिपेंड कर रहा है, तो इसे हम कहते हैं विजुअल एंगल, ठीक है। अब आते हैं हम एंगुलर मैग्नीफिकेशन पे। तो एंगुलर मैग्नीफिकेशन में हम क्या करेंगे, एंगल्स का यूज़ करेंगे। अभी आप देखें यहाँ पे समझ आ जाएगा। एंगुलर मैग्नीफिकेशन क्या है, इट इज़ द रेशियो बिटवीन एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज, वो एंगल जो कि इमेज से ली गई है, टू द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट, और कौन से एंगल जो कि ऑब्जेक्ट की है एट आई, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो कि आपकी आंखों के पास जो लेंस होता है उसे हम ऑब्जेक्ट लेंस कहते हैं। तो उससे जो एंगल बन रहा है उसे हम कहते हैं, वो क्या है, वो ये है, ठीक है। विदाउट एडेड आई अल्फा और विथ एडेड आई बीटा, ठीक है। विथ एडेड आई और स्पेक्टिकल्स वो होगा बीटा, ठीक है जी, ठीक है। तो रेशियो किस चीज़ का है, सबटेंडेड बाय द इमेज टू द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट आई, ठीक है। एम इज इक्वल्स टू बीटा अपॉन अल्फा, ठीक है जी। अगर हम सिंपल माइक्रोस्कोप को देखें या मैग्नीफाइंग ग्लास को देखें तो उसमें हमें पता चल गया था डिस्टेंस कितनी होगी, वो फोकल लेंथ के अंदर होगी, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस को यूज़ करेंगे फोकल लेंथ के अंदर। अब इसमें क्या है, अ सिंगल कॉन्वेक्स लेंस विच बिहेव लाइक अ मैग्नीफाइंग लेंस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड विद इन द फोकल लेंथ, ठीक है। ये चीज़ हमने वहाँ भी पढ़ी थी कि कॉन्वेक्स लेंस जो है वो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाता है, एक्सेप्ट कब, जब कोई ऑब्जेक्ट हम कहाँ रख दें, फोकल लेंथ के अंदर रखते हैं, ठीक है। इसके लिए जो हमारे पास फॉर्मूला है वो मैग्नीफिकेशन का वो है एम इज इक्वल्स टू 1+d/f। ये आया कैसे, यहाँ पे डेरिवेशन दी हुई है, अभी मैं डेरिवेशन नहीं करा रहा हूँ आपको, तो ये चीज़ें रिवीजन के लिए हैं, ठीक है। तो f अगर हमें निकालनी है तो f इज इक्वल्स टू d/m-1, यहाँ से हमने रीअरेंज कर दिया है, ये वाले इक्वेशन को हमने रीअरेंज कर दिया तो उससे हमारे पास ये चीज़ आती है, ठीक है जी। अच्छा, हम आगे चलते हैं। अब वर्चुअल इमेज के लिए हमारे पास, वर्चुअल इमेज के लिए क्यू क्या होता है, नेगेटिव। वर्चुअल इमेज के लिए हमारे पास क्यू क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। फॉर वर्चुअल इमेज क्यू क्या है, नेगेटिव, ठीक है। p इक्वल्स टू m-1 × 4। अच्छा, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप क्या होता है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है विच इज़ यूज टू सी हेवनली बॉडीज़, हेवनली बॉडीज़ को देखने के लिए। हेवनली बॉडीज़ किसे कहते हैं हम, मून, सन, स्टार्स, ऐसी कोई भी बॉडी हो उसे हम क्या कहते हैं, हेवनली बॉडीज़ कहते हैं। अच्छा, ये एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप होता है। कंस्ट्रक्शन क्या है इसकी, इसमें दो कॉन्वेक्स लेंसेज हैं, ठीक है। फिक्स एज द मेटल केस, एक मेटल केस लिया हुआ है हमने, राउंडेड मेटल केस, उसके अंदर जो है ना दो लेंसेज हमने कॉन्वेक्स लेंस फिट कर दिए। एक लेंस का नाम है ऑब्जेक्टिव और दूसरे लेंस का नाम है आई पीस। ऑब्जेक्टिव लेंस आपको पता है ग्रेटर अपर्चर की होगी, और फोकल लेंथ एंड फेसेस द ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्टिव लेंस ऑब्जेक्ट को फेस करेगी और उसकी जो अपर्चर है और जो फोकल लेंथ है वो ज़्यादा होगी। आई पीस वो है जिसकी अपर्चर और फोकल लेंथ कम है, और फेस इज़ द आई जो कि किसको फेस करेगी, आई को फेस करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी रे डायग्राम गिवन है, ठीक है। ये इसकी बनी हुई है डॉटेड लाइन, ये शायद आपको इतना विजिबल नहीं होगा क्योंकि ये पेंसिल से बनी हुई है, ठीक है। इसके डॉटेड लाइंस बनी हुई हैं जो कि आपको शायद विजिबल नहीं है, ठीक है। ये हमारे पास हो गया आई पीस, ठीक है। ये हमारे पास हो गया ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है जिसे हमें देखना है, वो चीज़ ऑब्जेक्ट है, तो ये दूर की तरफ है जिसे हमें देखना है, तो उस तरफ जो लेंस होगी वो ऑब्जेक्टिव लेंस होगी। और ऑब्जेक्टिव लेंस कैसी होती है, ग्रेटर अपर्चर की होती है, भाई ग्रेटर अपर्चर है, ग्रेटर फोकल लेंथ है। ये इसका मिरर फार्मूला है बेटा, मिरर फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट, और मिरर क्या नाम है, रे डायग्राम, रे डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ये रे डायग्राम आपको आनी चाहिए, बिल्कुल परफेक्टली आनी चाहिए, इसके पूरे मार्क्स होते हैं, ठीक है जी। तो हमने ये बनाया, ये आपको पता होगा कैसे होता है, ठीक है जी। ये अभी रिवीजन चल रहा है, तो उसमें हम देखेंगे कि m इज इक्वल्स टू FO/FE, ठीक है। मैग्नीफिकेशन जो आती है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की वो आती है FO/FE, और जो इसकी लेंथ होती है वो FO+FE होती है। अगर आप लेंथ को गौर से देखें तो लेंथ तो आपको डायरेक्ट समझ आ जाएगी, मैग्नीफिकेशन तो नहीं निकाल रहा अभी मैं। लेंथ असल में आसान है, टाइम कंज्यूम नहीं करेगी। यहाँ से यहाँ तक FO है और यहाँ से यहाँ तक FE है, तो लेंथ कैसे निकाल सकते हैं, FO+FE से निकाल सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की वर्किंग और कंस्ट्रक्शन देखें तो इसमें क्या है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या चीज़ है भाई, एक ये भी एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है विच इज़ यूज टू
विच इज़ यूज टू सी द स्मॉल ऑब्जेक्ट। सी यहाँ पे वो लिखा नहीं है मैंने। यूज टू सी द स्मॉल ऑब्जेक्ट विथ हाई मैग्नीफिकेशन। एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम छोटी चीज़ों को बहुत हाईली मैग्नीफाई करके देख सकते हैं। इसमें क्या है, इसमें भी दो चीज़ें यूज़ हो रही है, दो कॉन्वेक्स लेंसेज यूज़ हो रही है, एक ऑब्जेक्टिव है और एक आई पीस है, ठीक है। अपर्चर फोकल लेंथ इज स्मॉल। अब ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप इसका थोड़ा सा उल्टा है, ठीक है, टेलीस्कोप से थोड़ा सा उल्टा है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव है उसका अपर्चर और फोकल लेंथ कम होता है, जबकि आई पीस का अपर्चर और फोकल लेंथ वो आमतौर पे ज़्यादा होता है, ठीक है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है आई इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो आई पीस होती है उसे हम मैग्नीफाइंग गिलास के तौर पर यूज़ करते हैं। तो सिंपल फार्मूला मैग्नीफाइंग गिलास का लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है। मैग्नीफाइंग गिलास की मैग्नीफिकेशन का क्या फॉर्मूला था, एम इक्वल्स टू एफ अपॉन एफ ई, या फिर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन हाइट ऑफ इमेज, ठीक है। ये हमने उधर पीछे पढ़ा भी है, ठीक है जी। अच्छा जी, हमारे पास फिर से ये रे डायग्राम आ गई। फिर बता रहा हूँ, रे डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपने देखनी है लाजमी तौर पर, ठीक है। अब यहाँ पे है, मैं इसकी मैग्नीफिकेशन कैसे निकालेंगे, एम ओ मल्टीप्लाई बाई एम ई करके। याद रखिएगा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में मैग्नीफिकेशन कैसे निकालेंगे, एम ओ मल्टीप्लाई बाई एम ई करके। और एम ओ क्या है, एम ओ पता है ऑब्जेक्टिव लेंस की मैग्नीफिकेशन है, और ऑब्जेक्टिव लेंस की मैग्नीफिकेशन अभी अभी मैंने बताई कि क्या होती है, इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। ऑब्जेक्ट ये रही, ठीक है, एच ओ अपॉन एच आई अपॉन एच ओ क्यू अपॉन पी, ठीक है। तो ये रही आपके पास, ये रही आपके पास एम ओ की जगह हमने वही लिख दिया, मैग्नीफाइंग गिलास की जो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है। एम ई क्या होता है, एम ई 1+d अपॉन एफ ई होता है, ठीक है। अच्छा जी, तो यानी कि जो मैग्नीफिकेशन का जो फाइनल फार्मूला आता है हमारे पास, वो क्या आता है, ये हमने निकाला हुआ भी है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये कैलकुलेशन की हुई है, डेरिवेशन की हुई है, तो आप ये देख सकते हैं, ठीक है। एम इज इक्वल्स टू क्यू ओ अपॉन पी ओ मल्टीप्लाई बाई 1+d अपॉन एफ ई। एम इज इक्वल्स टू एफ ओ अपॉन पी ओ माइनस एफ ई, ठीक है। ये आया कैसे, ये आपने कैलकुलेट करना है, ठीक है, ठीक है जी। तो एम इज इक्वल्स टू क्यू ओ माइनस एफ ओ अपॉन एफ ओ मल्टीप्लाई बाई 1+d अपॉन एफ ई, ठीक है। ये फॉर्मूला हैं जो हम यूज़ करेंगे, ठीक है। और मैग्नीफिकेशन के लिए क्या फॉर्मूला हमारे पास गिवन है, एम इज इक्वल्स टू एल अपॉन एफ ओ 1+d अपॉन एफ ई, ठीक है। एल क्या है होगा हमारे पास, क्यू ओ प्लस पी ई, ठीक है, क्यू ओ प्लस पी ई। यहाँ पे एल थोड़ा सा डिफरेंट है, एल इज इक्वल्स टू क्यू ओ अपॉन पी ई, ठीक है। फिर एक यहाँ पर स्टेरिक बना हुआ है। अच्छा, यहाँ पे बताते हैं कि क्यू पी ओ जो है ना, जो पी ओ है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू है एफ ओ के, और जो एल है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू है क्यू ओ के। तो क्या होगा, पी ई इक्वल टू ओ हो गया, ठीक है। अब कह रहे हैं कि अगर क्यू ई जो है वो इमेज डिस्टेंस है, नॉट गिवन इन द केस ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अगर क्यू ई जो कि इमेज डिस्टेंस हुआ करती है वो अगर नहीं गिवन है कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, तो हम क्या लेंगे, क्यू ई जो है वो हम नेगेटिव लेंगे, ठीक है। क्यू ई जो हम नेगेटिव के 25 सेंटीमीटर ले लेंगे खुद ही। क्यों, क्योंकि ये क्या बनाती है, वर्चुअल इमेज बनाती है, ठीक है। कौन सी इमेज बनाती है भाई, वर्चुअल इमेज बनाती है। और हमें लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कितना पता है, 25 सेंटीमीटर। तो हमें बात खुद ही समझ आ जानी चाहिए कि यहाँ पे 25 कहाँ से आया, ठीक है। ये बाकी सारे सॉल्यूशन हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है कि कॉन्वेक्स लेंस सिमिलर टू कॉनकेव मिरर होता है, ठीक है। और कॉनकेव मिरर जो है, कॉनकेव लेंस जो है वो कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर के लिए होता है, ठीक है। और नीचे जो क्यू की वैल्यू दी हुई है ना, क्यू जो है वो माइनस का क्यू लेंगे, और एफ जो है वो माइनस का एफ लेंगे, ठीक है जी। ये चीज़ दी हुई है। अच्छा, अब प्लेन मिरर क्या होता है, प्लेन मिरर को देख लेते हैं। लैटरली इन्वर्टेड इमेज बनाता है। कैसी इमेज होती है, वर्चुअल इरेक्ट होती है नेचर वाइज। अच्छा, सेम साइज़ के होते हैं, सेम डिस्टेंस पे होते हैं, तो क्यू और पी बराबर होंगे। मैग्नीफिकेशन हमेशा इसकी क्या आती है, एन 1 के बराबर आती है। क्यों, क्योंकि क्यू अपॉन पी रेशियो जो है वो बराबर हो जाएगा, दोनों कट जाएंगे क्योंकि साइज़ बराबर है, तो 1 आंसर आएगा। ऑलवेज फॉर्म ऑड नंबर ऑफ इमेजेस, हमेशा ऑड नंबर की इमेजेस बनाते हैं, ठीक है। व्हेन अ कॉनकेव यानी कि बाई कॉनकेव कट इनटू टू पीसेस, टू प्लेन कॉन्वेक्स में लेंसेज आर फॉर्म, ठीक है। जब हम कॉन्वेक्स को यानी कि बाई कॉन्वेक्स, सॉरी गलती हो रही है आज मुझसे बहुत, व्हेन अ कॉन्वेक्स यानी कि बाई कॉन्वेक्स को हम अगर कट करते हैं टू
पीसेज में, तो वो 2 प्लेन कॉन्वेक्स लेंसेज में बन जाता है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स इज 2f। फ्रीक्वेंसी याद रखिएगा, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस की 2f होती है। अगर हम हॉरिजॉन्टली कट करें, ठीक है, यानी कि ट्रांसवर्सली कट करें, तो फोकल लेंथ में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। नंबर ऑफ़ इमेजेस कैसे बनेंगे वो हमने याद रखने हैं। ये सिंपल सा फॉर्मूला 360 अपॉन थीटा, ठीक है, ये सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है। अगर आपके पास ऑड आंसर आता है तो परफेक्ट आंसर है, कोई ज़रूरत नहीं कुछ भी करने की, यही फॉर्मूला काफ़ी है, सफिशिएंट है, 360 अपॉन थीटा, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास इवन आंसर आता है, जैसे इस केस में नंबर ऑफ़ इमेज फाइंड करने का जो हमारे पास 360 अपॉन 180, तो 180 से 360 का वो हुआ तो कैंसिल किया, तो हमारे पास 2 जवाब आया, 2 आंसर आया। तो हमने क्या लिखा है, इवन के लिए हम क्या कर देंगे, -1 कर देंगे, तो 2 - 1 1, तो कितनी इमेज बन रही है भाई, 1 एक इमेज बन रही है। तो प्लेन मिरर का ये कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं क्या आगे इस चैप्टर में और कुछ है। डिफेक्ट ऑफ विजन से हमारे पास डिफेक्ट ऑफ विजन हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, काफ़ी बड़ी वीडियो हो गई है। थैंक यू।